Hello students, today we will discuss about the application of the dimensional analysis. आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, जो क्लास 11 का हमारा एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम तीन एप्लीकेशंस देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला तो यह है कि हम एक वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम की यूनिट को हम अनदर सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ही लिख लेते हैं इसको, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit। मतलब क्या है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है, 1 जूल इंटू अर्ग कितना होता है? तो ये जो 1 जूल है हमारे पास, ये एसआई यूनिट है, और ये अर्ग जो है ये एनर्जी की हमारी एक सीजीएस यूनिट है। तो हमारा जो कन्वर्जन है वो ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। तो हमें ये एक नंबर है ना, ये एक यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और ये एक क्या है, ये एक यूनिट है। यहां पर भी एक नंबर आएगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने पढ़ा है जैसे कि वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो u होता है u, ये क्या होती है, यूनिट। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो हमें कन्वर्ट करके लेके आना है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस में लिखते हैं एमएलटी के फॉर्मेट में। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये n1 है, ये बोल सकता हूं कि u1 है, ये कितना होगा n2, और ये कितना है u2। मतलब क्या, मुझे n2 निकालना है। तो कन्वर्जन क्या है, हम पहले सिस्टम लिख लेते हैं। एक तो मैंने लिखा है यहां पर एसआई, दूसरा मैंने लिखा है सीजीएस। ठीक, तो एसआई में हमें n1 की वैल्यू गिवन है, कितना 1। दूसरा जो हम फिजिकल एमएलटी की फॉर्मेट में लिखते हैं, एमएलटी के फॉर्मेट में जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं, जैसे कि यहां पे लिखेंगे m1, किस में लेंगे, m1 क्या है, मास, किस में लेंगे 1 kg, L1 1 मीटर। ठीक है, सिमिलरली T1 1 सेकेंड। यहां पर आइए N2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिमिलरली यहां पर लिखेंगे M2 कितना लिखेंगे 1 ग्राम, L2 कितना होगा, L2 1 सेंटीमीटर, और T2 1 सेकेंड। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला हमारा, वो ये है कि n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, और t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2 पावर a b c। तो मुझे निकालना क्या है, n2 निकालना है। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1। फिर इस पूरी वैल्यू को इसको डिनोमिनेटर में लेके जाइए और सेपरेट करके लिख लीजिएगा m1 अपॉन m2, पावर कितनी है a। दूसरा l1 अपॉन l2, पावर कितनी है b। उसके बाद t1 अपॉन t2, पावर c।
अब हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं, हम उस फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे हैं जो कि एनर्जी है। तो मुझे एनर्जी की डायमेंशन लिख लेनी चाहिए। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशंस क्या है, ml स्क्वायर t-2 है ना। तो यहां से आप कंपेयर कर लीजिएगा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c की। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी आपको 2 और c की वैल्यू मिलेगी -2। ले जाकर के ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो हम लिख रहे हैं n2 इज इक्वल टू n1 हमारे पास कितना है 1, तो पुट हियर 1। m1 कितना 1 kg अपॉन ये कितना है m2 1 ग्राम पावर a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो यहां पर कितना लिखेंगे आप 1, ठीक है। उसके बाद L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर b की वैल्यू कितनी है 2, पुट हियर 2। अगेन T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर कितनी है -2। ये वैल्यू मिली। अब इस वैल्यूज को हमें जो कन्वर्जन लेके आना है वो सीजीएस में लेके आना है। तो केजी हम जो है वो एसआई सिस्टम में है, तो केजी को बदल लीजिएगा सीजीएस में। जैसे कि आप जानते हैं 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 केजी हम जानते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट कर लेनी है। तो ये आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 1, लिखो या ना लिखो 1 का तो कोई मतलब नहीं बचा। इसको मैंने लिखा 1 केजी को 10 की पावर 3, क्या हो गया ये 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में नीचे ग्राम पावर 1। दूसरा 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर कितनी है 2। 1 सेकेंड 1 से 1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल होकर के 1 बचेगा और 1 की पावर ये पावर नीचे आ जाएगी तो 2 लिखा जा सकता है। अब एक ग्राम से कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। जो n2 मिला हमको, n2 वो मिला 10 की पावर 3 इंटू यहाँ 10 का स्क्वायर है और उसको ऊपर पावर कितनी है 2, तो 10 की पावर कितनी हो गई 4 इंटू 1। तो n2 हमको मिला 10 की पावर 7। n2 कितना मिल गया 10 की पावर 7, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जो हमने यहाँ लिखा हुआ था ये वाला। तो हमको पता चल गया कि n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर 7। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 10 की पावर 7 अर्ग। तो हमको पता चला कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। दैट इज आवर कन्वर्जन एंड दैट इज आवर रिजल्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका सेकंड एक एग्जांपल लेकर के और डिस्कस करेंगे। तो हमने भी एक कन्वर्जन देखा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो रिजल्ट आया हमारे पास 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन की हेल्प से हमने ये कन्वर्जन करके लाए थे। अगर हमसे डायमेंशंस की हेल्प का यूज ना किया जाए, बिना डायमेंशंस के यूज करे भी हम इस कन्वर्जन को आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है विदाउट डायमेंशन बात कर रहे हैं, विदाउट डायमेंशंस। तो अगर विदाउट डायमेंशन बात करते हैं तो जूल जो है एक एनर्जी की यूनिट है ना। तो क्या पढ़ा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एनर्जी। फोर्स यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन और मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर होता है यही जूल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो हम कन्वर्जन में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये जो डाइन है ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड
हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर 1 न्यूटन 1 मीटर की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर लूं तो मुझको मिलेगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन की जगह कितना लिखूंगा 10 की पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई 1 मीटर की जगह कितना पुट करना है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आया 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर है ये क्या है अर्थ। तो हमारे पास कन्वर्जन आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7। तो ये कब है जब हमने कोई डायमेंशंस की हेल्प ले ली, विदाउट डायमेंशनली हमने ये कन्वर्जन किया। तो ये तब हम कर सकते हैं कि जब वो विदाउट डायमेंशंस बोले। अगर वो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस बोलेगा तो हमें ये अप्लाई करना ही करना है ना। विदाउट डायमेंशन बोलेगा तो ये अप्लाई कर लीजिएगा। अगर विद डायमेंशंस बोलेगा तो जो अभी हमने किया था पूरा ड्राइव करके कन्वर्जन लेके आए थे, प्रॉब्लम को लेकर को डिस्कस करते हैं। ये भी कन्वर्जन है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमें दिया गया है the value of g in CGS system is 6.67 into 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। ये हमें CGS में वैल्यू गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू इन SI सिस्टम। तो हमने क्या करना है, पहले आप इस तरीके से सिस्टम लिख लीजिएगा, जैसे CGS और एक तरफ लिख लीजिएगा SI सिंपल। यानी कि N1 हमको बताया गया है 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये N1 की वैल्यू। N2 हम निकालना चाहते हैं। अनदर सिस्टम मैंने किस में माना हुआ है SI में, यानी कि मैं इस वैल्यू को SI में कन्वर्ट करके लेके आना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। हम इसको बिना हेल्प डायमेंशन के भी कर सकते हैं, जो कि 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है कि यूज द डायमेंशन एनालिसिस। तो ये N1 N2 मुझे निकालना है। दूसरा M1 कितना kg, आंसर इज, ये CGS की बात हो रही है तो मैं इसको कितना लिखूंगा 1 ग्राम। M2 L1 कितना लिखूंगा 1 सेंटीमीटर और T1 इज इक्वल टू 1 सेकंड। इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे आप M2 इज इक्वल टू कितना, आंसर इज 1 kg। L2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे 1 मीटर। यहां पर T2 कितना लिखेंगे, आंसर इज 1 सेकंड। ये कन्वर्जन आप करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि जो बात की जा रही है वो की जा रही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जा रही है तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अपना, इसकी वैल्यू मैंने निकाली तो मेरे पास आई F R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। मुझे तो इसकी डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन कैसे आएगी, फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2। ये क्या है डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L स्क्वायर अपॉन M डायमेंशन M की यानी कि मास की कितनी होती है M, तो M का स्क्वायर, क्योंकि दो है यहाँ पर, एक M कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो एक M बचा, इसको ऊपर ले जाइए। तो जो आपको डायमेंशंस ऑफ G मिलेगी वो मिलेगी M इनवर्स। यहाँ L है और यहाँ पर L का स्क्वायर है, तो L की कितनी हो जाएगी क्यूब और T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। अब आप कंपेयर कर सकते हैं n की पावर a, L की पावर b और T की पावर c से, तो आपको क्या मिलेगा, ABC की वैल्यू मिलेगी। तो a की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिली -1, b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 3 और c की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। तो आपको एक कन्वर्जन आ गया, ABC की वैल्यू मिल गई -1, 3 और -2। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर कितनी है a, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है b, T1 अपॉन T2 की पावर यहाँ पर कितनी है c। पुट द वैल्यू N2, N1 कितना है हमारे पास, N1 की वैल्यू है 6.67 into 10 की पावर 8, 6.67 into 10 की पावर -8। ये N1 की वैल्यू पुट करी मैंने। M1, वेयर इज M1, तो M1 इज 1 ग्राम, पुट हियर 1 ग्राम अपॉन M2 इज 1 kg,
पावर ए के ऊपर ए की पावर कितनी है -1, पुट हियर -1। सिमिलरली L1 is 1 centimeter, put here 1 centimeter upon L2 is 1 meter, put here 1 meter, and power B, whose value of B is 3, so put here 3 again। T1, value of T1 is 1 second, answer is 1 second upon 1 second। और C, value of C is -2, वैल्यू ऑफ सी कितनी है ये -2। तो आप ये बात कन्वर्जन करना है ना, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करके लेके आना है, एसआई सिस्टम में। तो आप इसको बदल सकते हैं, क्या क्या बदले हम जरा देखें ध्यान से। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। मैंने यहाँ पे लिखा 1 ग्राम, किलोग्राम को बदल दिया किसमें, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम, पावर है -1। 1 सेंटीमीटर, 1 यानी कि 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है यहाँ पर 3, यहाँ 1 और 1, पावर -2। इसको तो -2 ये नीचे आ जाएगा तो +2 पावर हो जाएगी। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। तो जो N2 मिला वो मिला 6.67 इंटू 10 की पावर -8, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये है 1/10 की पावर 3 है ना। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर 3 को, ये वाली पावर कैसी हो जाएगी मेरे पास -3, और एक माइनस ऊपर है ऑलरेडी, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इंटू, इसको कितना लिखा जा सकता है यहाँ पर देखो 10 का स्क्वायर, और उसको ऊपर पावर कितनी है 2, उसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 6 इंटू, इसको तो 1 लिख दीजिएगा। तो कितना बचा, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 6 है, यानी कि 3 पावर कैंसिल आउट हो गई यहाँ से। तो जो N2 मिला हमको वो मिला 6.67 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ पर पावर कितनी बची, 10 की पावर 3 बची, इसको ऊपर लेके जाए न्यूमरेटर में ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 और -3 -11। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई सिस्टम में बात की है हमने, तो डाइन का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यानी कि एसआई सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और यही वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जी की वैल्यू सीजीएस में होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -811। इसी चीज को हम विदाउट डायमेंशंस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन विदाउट डायमेंशंस, विदाउट हेल्प ऑफ डायमेंशंस कन्वर्जन, विदाउट हेल्प ऑफ डायमेंशंस कन्वर्जन, है ना। तो हमको दिया गया था 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये क्या है ग्राम -2, ये वैल्यू दी गई थी। और ये सीजीएस में है, किस में है सीजीएस में, मुझे लेके आनी एसआई में। तो एसआई में लाने के लिए ये तो एज इट इज रहेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। डाइन को बदल लीजिएगा, आपको पढ़ाया था अभी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन के, है ना। तो यहाँ से 1 डाइन कितना हो जाएगा, तो 1 डाइन हो जाएगा यहाँ से 1/10 की पावर 5 न्यूटन, मतलब 10 की पावर -5 न्यूटन। तो इस डाइन की जगह कितना लिखोगे 10 की पावर -5 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा। आपको पता है, आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर लीजिएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसको हमने मीटर में बदल लिया, तो 10 की पावर -4 हो गया इनटू ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिएगा, और पावर कितनी है उसके पास स्क्वायर। तो ग्राम जो है जैसे आप जानते हैं कि 1 केजी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। इसका स्क्वायर कर लो, 1 ग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा
6 किलोग्राम, बट ऑलरेडी यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर हो जाएगा 6। ठीक है, तो 10 की पावर 4 ये कैंसिल, 10 की पावर 6 से यहाँ भी 2 बची ना, प्लस की 2 बची है यहाँ पर, ये प्लस की 2 पावर इससे कैंसिल, तो यहाँ -3 बची, तो कन्वर्जन आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -8 और -3 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2। दैट इज द SI वैल्यू, है ना। तो ये वाला जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया, ये कन्वर्जन है विदाउट यूज ऑफ डायमेंशंस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लेकर के और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। प्रॉब्लम लेकर के और डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल और लिया मैंने, है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम, 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट, जिसकी बेस यूनिट्स क्या क्या है, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो बताया गया है ना 60 जूल पर मिनट, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जूल पर मिनट होता है ये किसकी यूनिट होती है, आंसर है पावर की यूनिट होती है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जूल पर मिनट इज व्हाट, क्या, पावर। तो पावर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को किस में नापा जाता है, जूल में, अपॉन टाइम को किस में नापा जाता है, एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो सेकंड में बात करते हैं हम लोग, सेकंड में ना। तो जनरली क्या है कि पावर इज इक्वल टू, ये जो कन्वर्जन है ये है 60 जूल पर मिनट। तो अगर मैं इसको कन्वर्जन करके लेके आऊं तो मुझे पावर ही तो मिलेगी, ये पावर की तो यूनिट है, तो इसको मैंने लिखा 60 जूल, इसको मैंने बदल दिया 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड, आंसर है 60 सेकंड, तो 1 जूल पर मिनट, 1 मिनट को मैंने लिखा 60 सेकंड। तो ये जो जूल पर सेकंड आया, ये क्या होता है जूल पर सेकंड, आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट। ये 60 से 60 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 वाट। तो आपको पता चला पावर इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 वाट। तो ये जो कन्वर्जन मिला आपको, ये किस में मिला, एसआई सिस्टम में। तो हमने सिस्टम लिख लिया, एक तो लिख लिया एसआई, यहाँ पे लिख लिया सीजीएस। तो इसको मैंने लिखा N1, हमको पता चल गया कितना है 1, N2 जो कि मुझे निकालना है। दूसरा, जब मैं M1 लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 kg, जो कि लिखा जाएगा 10 की पावर 3 कन्वर्जन में ग्राम में, है ना। दूसरी बात, L1 लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर T1 लिखने जाऊंगा तो मैं कितना लिखूंगा T1, 1 सेकेंड। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखूंगा तो ये हमको दी गई है उसकी वैल्यूज, M2 कितना दिया गया है वहां से देखेगा, M2 हमारे पास है 100 ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 100 ग्राम। L2 कितना है, L2 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और जो T2 है वो कितना है 1 मिनट, 1 मिनट, यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 60 सेकंड में। तो अब हमारे पास ये है कन्वर्जन करके लेके आना, यानी कि N2 निकालना है हमें। जब हमें N2 निकालना है तो अपना वही मेथड है पुराना वाला, किस तरीके से N2 लिखेंगे हम, तो N2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे N1 M1 अपॉन M2 की पावर कितनी A, दूसरा L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर कितना है यहाँ पे C। अब जो क्वांटिटी को कन्वर्ट करके लेके आ रहे हो वो क्या है, पावर। तो पावर की तुम्हें डायमेंशन चाहिए, तो पावर को तुमने अभी लिखा था वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की जो होती है वो होती है mn स्क्वायर t - 2 अपॉन में कौन है t, तो इस t को ऊपर लेके जाइए, तो डायमेंशन ऑफ पावर आपको मिलने वाली है m l स्क्वायर और t माइनस, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिली, a की वैल्यू कितनी मिली, आंसर इज 1, b की वैल्यू कितनी मिली, आंसर इज 2, और c की वैल्यू कितनी मिली -3। तो आपको abc की वैल्यू मिल गई जो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिएगा m1 कितना है अपने पास, तो आंसर m1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। m1 इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 10 की पावर 3 ग्राम, तो पुट करें। तो ये है N2 इज इक्वल टू N1,
n1 कितना हमारे पास, आंसर इज n1 इज 1, n1 इज 1। पुट द वैल्यू m1 का मतलब है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन, और m2 कितना ले रहा है हम 100 लिख लो, या 10 की पावर इसको कितना लिख सकता हूँ 2 ग्राम। पावर कितनी है a की वैल्यू कितनी मेरे पास 1। यहाँ पर ये L1 को कितना लिखा है 10 की पावर 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर अपॉन ये भी कितना बताया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। T1 देखिए, T1 कितना है, अच्छा B की वैल्यू देखिएगा, B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो पुट हियर 2। यहाँ पर देखो T1 कितना अपने पास, और T1 है 1 सेकेंड, तो ये है T1 कितना है 1 सेकेंड, तो आप इसको लिखेंगे 1 सेकेंड अपॉन T2 जो क्वेश्चन में बताया गया है T2 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो आप इसको लिखेंगे 60 सेकंड, और यहाँ पर पावर कितनी है C, और C की वैल्यू मेरे पास है -3, C की वैल्यू कितनी है -3। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो N2 = 1, ये देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। अब यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, ये कैंसिल ओवर, कितना बचा सिर्फ यहाँ से 10 बचा, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 थी, उसके तो 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करा लो वही वैल्यू रहती है मल्टीप्लाई। यहाँ पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से फुल कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 का कितना स्क्वायर, 1 का क्या स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी पावर चढ़ा दो वो तो 1 रहने वाला है। यहाँ से देखिएगा 60, 1/60, और उसके ऊपर पावर कितनी है -3, अगर 2.16 इंटू 10 की पावर 6, 2.16 इंटू 10 की पावर 6, ये जो है न्यू यूनिट है, ये क्या आ गई न्यू यूनिट। ये किसके बराबर है, आंसर है ये बराबर है 60 जूल पर मिनट के, यानी कि हम बोल सकते हैं 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट। That is our conversion, very most important relation। तो ये मतलब 3 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सोल्व किया, वन सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इन क्वेश्चंस को करने से, प्रैक्टिस करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि आप किसी भी यूनिट के कन्वर्ट को, वन सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन डिस्कस करते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशंस पर। तो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। आपको कोई भी फिजिकल इक्वेशंस दे दी जाएगी और आपको चेक आउट करना होगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना। तो टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, मैंने 3-4 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3-4 इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है, तो हमें चेक आउट करना है कि जितनी इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन ये है, हाँ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दूं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आ जाती है तो यहां पर लिखते हैं हम, ये जो s है डिस्प्लेसमेंट में है, u एक इनिशियल वेलोसिटी t टाइम है, a और एक्सेलरेशन में है, ये सब जानते हैं हम लोग। तो मैंने LHS लिखा, तो LHS में क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मुझको क्या मिलने वाला है L। अब मैंने RHS को लिया, RHS में मेरे पास है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी है। जब मैं इसकी डायमेंशन लिखने जाता हूं तो U क्या है, तो आंसर है U है एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है LT-1, पुट द डायमेंशन प्लस, अच्छा T भी है साथ में, तो डायमेंशन ऑफ T की डायमेंशन कितनी हो जाएगी T हो जाएगी, इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया, प्लस हाफ से कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। एक्सेलरेशन की होती है LT-2, LT-2 किसकी डायमेंशन है एक्सेलरेशन की, और क्या बचा यहाँ पर T, और T की डायमेंशन क्या होती है T, और यहाँ पर है T का स्क्वायर, तो हो जाएगा T का स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशंस मैंने लिख दी। अब देखोगा ये वाला T की पावर -1 T की पावर +1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, T की पावर -2 और T की पावर +2, दोनों पावर ऐड होकर 0 हो जाएगी। तो मतलब क्या मिला मुझे, यहां से मिला L, ये वाली पावर इससे कैंसिल आउट, ये वाली पावर इससे कैंसिल आउट, यहां से L बचा, प्लस यहां से भी क्या बचा L।
तो जिसको आप तुम लिख सकते हो 2l, और इस 2 को तो लिखना जरूरी नहीं है, ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो ये राइट हैंड साइड मेरे पास आई, राइट हैंड साइड। तो आपको दिखाई दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था l, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया l। तो आप बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट और यहीं पर देखिएगा, अगर यही इक्वेशन ऐसे लिखी भी होती, s इज इक्वल टू ut प्लस 3/2 AT स्क्वायर, अगर ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी भी होती तो तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होती, क्योंकि 3/2 तो से कोई हमारा मतलब नहीं है, 3/2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तब भी ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती। बट ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली करेक्ट ये वाली इक्वेशन है, तो फिजिकली दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट। ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है बट डायमेंशनली करेक्ट है। बट हम लिख सकते हैं बट डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। मैंने पहले LHS लिया, LHS हाफ mv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो हाफ एक कांस्टेंट टर्म से, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। m क्या है, एक मास है, तो मास की डायमेंशन मैंने लिखी m। ये क्या, वेलोसिटी डायमेंशन आप जानते हैं कितनी होती है, LT-1, और उसका क्या है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने m स्क्वायर के साथ l स्क्वायर और t-2। ये मेरे पास LHS है। फिर मैंने RHS को लिया, RHS जो है mgh, इसकी डायमेंशन लिखी, ये है मास की डायमेंशन लिखी मैंने m। g जो है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन की तुम्हें डायमेंशन लिखनी है, और एक्सीलरेशन कितना होता है, LT-2। और यहाँ पर h एक लेंथ है, मतलब एक हाइट है, लेंथ है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, l। तो जब इसको आप सिंपलीफाइड करके लिखोगे तो आप लिखोगे ml और l, ml स्क्वायर और t-2, दैट इज RHS। तो आपको क्या मिला, LHS इज इक्वल टू मिला RHS, मतलब डायमेंशनली क्या है, करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये करेक्ट है, क्योंकि हम लोग सीखना यही चाह रहे हैं कि कौन डायमेंशनली करेक्ट है और कौन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, ये है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो इसके LHS पे मैंने बात की, LHS में है t, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की डायमेंशंस क्या होगी, आंसर इज t। RHS को मैंने लिया जो है मेरे पास 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अब देखिएगा 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म्स है, जितने भी जैसे पाई है, साइन का फंक्शन है, लोगरिथम है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। ये फैक्टर जो है ना डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशंस लेस। कौन कौन से, साइन का फंक्शन हो जाओ, साइन फंक्शन हो जाओ, कुछ भी साइन थीटा, कोस थीटा एटसेट्रा, ये वाले एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो, लोगरिथम टर्म्स हो, ठीक है। और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो गया, लोग हो गया, जैसे कोई नंबर हो 2, 3 या पाई हो, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स, ये डायमेंशनली कांस्टेंट्स हैं। तो मुझे इसकी डायमेंशंस लिखनी है, तो 2 पाई से कोई मतलब नहीं है, तो बचा अंडर रूट के अंदर l एक लेंथ है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसको लिखूंगा LT-2। l से l कैंसिल आउट हो गया, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर, इस t की -2 को ऊपर ले जा सकता हूं, t की -2 को ऊपर ले जाऊंगा तो t की +2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस t स्क्वायर, फिर मैंने ये रूट हटाया, जब रूट हटाया तो रूट हटाने के बाद मैंने लिखा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा t, तो ये RHS आई मेरे पास। तो आपको मिला LHS किसके बराबर आ गई, RHS के, मतलब डायमेंशनली क्या है, करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये भी हमारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है।
नेक्स्ट देखो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E एक एनर्जी है जिसको मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को लिया पहले, E की डायमेंशन लिखने के लिए एक एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन तुम्हें पता है होती है ml स्क्वायर t-2। दूसरा, अब आप RHS को लेकर के बात करेंगे तो m एक मास है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब एक स्पीड है, और स्पीड की जो डायमेंशंस होती है वो होती है LT-2, सॉरी LT-1। कितनी होती है? LT-1। और फिर इसका क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लीजिए, m l का स्क्वायर और t t-2। तो आपको क्या मिला? LHS इक्वल टू RHS। मतलब ये भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट। अगर कोई भी RHS और LHS के बराबर नहीं आएगी तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट ये बचती है, ये एक डिप्रेशन दिया गया है। डिप्रेशन मतलब एक दबाव। ये एक फॉर्मूला है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला कहां से आया, बट हम तो एक कंसेप्ट सीख रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशन का कंसेप्ट हम देख रहे हैं। तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब एक दबाव है, दबाव एक लेंथ, ये भी क्या है? एक लेंथ है। तो LHS हमको क्या मिला? LHS में मिला जो डेल की डायमेंशन मिली वो आपको मिली L। दूसरा, अब लेते हैं RHS। RHS है mgl³/4bd³ और यंग मॉडुलस। m की डायमेंशन m, g एस्केलेशन LT-2, L एक लेंथ है L की क्यूब अपॉन में ये 4 से मतलब नहीं है, b भी एक लेंथ है यहाँ पर L, d ये भी एक लेंथ है L की क्यूब, और ये जो यंग मॉडुलस है, ये मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लीजिएगा। एक्चुअली होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है F। L से अगर हम डायमेंशनली की बात करेंगे तो ये तो डायमेंशनली होगा नहीं, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी अगर तुम डायमेंशन लिखोगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m LT-2 और एरिया की होती है L²। एक कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा ml, एक बचा ऊपर ले जाओ ml-1 और T-2, इसको लाके यहाँ पुट कर लो ml-1 और T-2, ये यंग मॉडुलस की डायमेंशंस। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको लिख दो, l कैंसिल आउट, l की 3 कैंसिल आउट, T-2 कैंसिल आउट, है ना। और ये वाला m इस m से भी कैंसिल आउट। यहाँ सिर्फ क्या बचा? l की पावर -1 बचा, इसको ऊपर लेके जाइए न्यूमरेटर में, ये क्या हो जाएगा? l। तो ये RHS आ गई। मतलब क्या है? ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमने एग्जांपल्स देखे कि कौन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कौन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसका एक एप्लीकेशन और बचता है, हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाएगी, उनके बीच में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करना है, उसके भी हम 2 एग्जांपल देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका वो क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या एक रिलेशन है, उस रिलेशन को ड्राइव कीजिए, स्टेब्लिश कीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं कि आपने एक पत्थर के टुकड़े को किसी थ्रेड से बांधा और इस तरीके से घुमाया। जब वो इस तरीके से घूम रहा होता है तो उसको घुमाने, जैसे वेलोसिटी तो ऐसे है उसके जाने की, उसको अपने सेंटर की तरफ कुछ खींचता है, वो जो सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस पार्टिकल के पास एक मास है, उस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है और इस थ्रेड की एक रेडियस है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगा। एक तो उस पत्थर के टुकड़े पर पेबल के मास पर डिपेंड करने लगा, और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करने लगा, और उसकी थ्रेड की रेडियस पर डिपेंड करने लगा। तो आपको ये क्वांटिटीज बता दी गई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स का इन क्वांटिटीज के साथ में क्या रिलेशन है।
तो आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, तो इसको समझ लीजिएगा यहाँ पर कि ये हमारे पास एक थ्रेड है ना, ये एक सेंटर है, ये थ्रेड एक पत्थर के टुकड़े को हमने यहाँ पर बांधा और इसको एक सर्कुलर मोशन करा दिया, है ना। ये इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी रेडियस कितनी है r, ये इसका सेंटर पॉइंट o। ये एक सर्कल में घूम रहा है, तो ये इधर जाना चाह रहा था, इससे सेंटर की तरफ से एक फोर्स लग गया तो ये इधर जाने लगा, फिर सेंटर से एक फोर्स लग गया सेंटर की तरफ, ये इसकी वेलोसिटी है जो कि परपेंडिकुलर है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये इसका मास है m। तो ये नीचे जाने लगा, फिर इससे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा तो ये ऐसे जाने लगा, सेंटर से एक फोर्स लग गया, वेलोसिटी कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा इस तरीके से, तो ये इधर मुड़ गया। मास तो इसका m है, वेलोसिटी कितनी है v, तो ये सेंटर में ऐसे घूमने लगा। तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो सेंटर की तरफ एस्केलेशन, इस एस्केलेशन भी सेंटर की तरफ होगा, जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एस्केलेशन। तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पेबल, यानी कि पत्थर के टुकड़े पर, एंड द वेलोसिटी ऑफ द पेबल एंड द रेडियस ऑफ थ्रेड, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने लिखा द मास, द सेंट्रीपिटल फोर्स, the centripetal force is depends on the factors are mass of pebble, पत्थर का टुकड़ा, and velocity